हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। चलिए हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि प्रैक्टिस सेट छठा है। देखिए प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। उनके सदस्यों की संख्या 7 था। ठीक है, चलिए इनसे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि समितियाँ क्या थी संविधान निर्माण के समय। तो देखिए, संविधान निर्माण के समय जो है, संविधान निर्माण के लिए जो है कुल 22 समितियाँ थी। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, बिहार पुलिस में बार बार पूछा जाता है कि संविधान निर्माण में कुल कितनी समितियों ने योगदान दिया था। तो 22 समितियों ने योगदान दिया था, जिनमें से 8 प्रक्रियात्मक थी और 12 वास्तविक थी। फ्रेंड्स, प्रक्रियात्मक समितियाँ क्या थी? तो चलिए हम एक एक करके बताते हैं, समझना है आपको। तो देखिए कि प्रक्रियात्मक समितियाँ क्या थी, तो यह वह समितियाँ थी जिसका काम संविधान सभा के दैनिक कार्य की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना था। अर्थात किसका काम था कि बैठक कैसे चलेगी, कौन अध्यक्ष होगा और किस क्रम में विषयों पर बहस होगी, ये प्रक्रियात्मक समितियों का काम था। ठीक है, और कुछ प्रक्रियात्मक समितियों का नाम आपको याद रखना है। तो देखिए, संचालन समिति भी एक प्रक्रियात्मक समिति थी और इसके अध्यक्ष से बार बार प्रश्न आता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी आपको याद रखना है। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर K.M. मुंशी थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर K.M. मुंशी थे, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए वास्तविक समितियाँ क्या थी, आपको याद रखना है कि इनका मुख्य काम यह तय करना था कि संविधान में कौन कौन से विषय, ठीक है, कौन कौन से विषय, सिद्धांत और प्रावधान शामिल किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि वो मौलिक अधिकार, सरकार की शक्तियाँ, राज्य की संरचना, ये सब मतलब है कि कैसे शामिल किया जाएंगे, ये सब इसका काम था। और प्रमुख वास्तविक समितियों में कौन कौन सी समितियाँ आती है, आपको याद रखना है। तो प्रारूप समिति भी एक वास्तविक समिति के अंतर्गत आती है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना है, समितियों के अध्यक्ष से भी प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या इसको 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट डाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इनमें से 8 सबसे महत्वपूर्ण समितियां हैं। देखिए 8 जो महत्वपूर्ण समितियां हैं, क्यों 8 महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनके अध्यक्षों से लेकर प्रश्न पूछा जाता है और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अगला और पॉइंट्स आपको याद रखना है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको याद रखना है, समिति और उसके अध्यक्ष को याद कर लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर लिख लीजिए या 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, इसे याद हो जाए। चलिए अगला हम इनमें से एक महत्वपूर्ण जो समिति है जिसके बारे में हम लोग प्रश्न किए थे, प्रारूप समिति, उससे कुछ बनता है प्रश्न, उसको देख लेते हैं। प्रारूप समिति का गठन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को किया गया था। दूसरा प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के सदस्यों कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिसमें से एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। और 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य थे। तो याद रखना है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और सदस्यों की संख्या 7 था। ठीक है, अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। 6 अन्य सदस्य में नाम आपको याद रखना है सभी का। ठीक है, क्या क्या नाम था 6 का? तो देखिए, एक गोपाल स्वामी अयंगर, एक अलादीन कृष्णा स्वामी, एक डॉक्टर K.M. मुंशी। ये भी प्रश्न बार बार आता है कि एकमात्र कांग्रेसी सदस्य ये थे, कौन? डॉक्टर K.M. मुंशी, जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। N. माधव राव, याद रखना है, B.L. मित्तर के जगह ली जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। ठीक है, N. माधव राव। और T.T. कृष्णामाचारी, ये भी बार बार प्रश्न आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। D.P. खेतान की मृत्यु के बाद ये T.T. कृष्णामाचारी ने इनका जगह लिया था। तो ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग देख लीजिए, सारे ये बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद कितना में वर्णित है? तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में वर्णित है। और संवैधानिक उपचारों का जो है अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता से संबंधित है, आपको याद रखना है। चलिए इनसे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम एक जगह दिखाते हैं। देखिए अनुच्छेद जो 40 है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 4
के अनुच्छेद 36 और 51 के बीच में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो चलिए राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूरी जानकारी हम लोग पॉइंट वाइज कर लें, जिससे बिहार पुलिस में बनने वाले सारे प्रश्न बन जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला आपको याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, अगला है राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ये वाला कथन बार बार पूछा जाता है बिहार पुलिस में। केटी शाह ने कहा था, किसने कहा था, केटी शाह ने कहा था कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है अनुच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व के जो कुछ अनुच्छेद हैं उसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए काम करे। ठीक है, अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए काम करे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बारह पूछा जाता है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए काम करे। इसका वर्णन अनुच्छेद कितना मिलता है, अनुच्छेद 38 में मिलता है। ठीक है, उसके बाद समान कार्य के लिए सामान्य वेतन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टार मार लीजिएगा कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद कितना में किया गया है, अनुच्छेद 39 में किया गया है। उसके बाद तीसरा याद रखना है कि अनुच्छेद 39 का ए जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये याद रखना है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जो है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का वर्णन अनुच्छेद 39 के ए में किया गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसका जोड़ा गया 1976 में। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला आपको ध्यान देना है कि अनुच्छेद 40 के बारे में, अनुच्छेद 40 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में चर्चा की गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 41 के बारे में याद रखना है। अनुच्छेद 41 के बारे में कुछ दशाओं में जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में वर्णित है। ठीक है, अगला याद रखना है अनुच्छेद 42 के बारे में। अनुच्छेद 42 के बारे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की न्याय संगत और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता, यानी महिलाओं को उनकी स्थिति के अनुसार उनकी सहायता करना जो है अनुच्छेद 42 के में वर्णित है, ये ध्यान देना है। अनुच्छेद 43 जो है इसमें कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही गई है अनुच्छेद 43 में। ये भी आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ही कुटीर उद्योग की बढ़ावा देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 43 के ए जो है ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और इसमें कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का वर्णन किया गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 43 के ए में, और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आपको ध्यान देना है कि अनुच्छेद 43 के बी जो है यह सहकारी समितियों का संवर्धन और का इसमें वर्णन किया गया है। सहकारी समितियों का संवर्धन का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 43 के बी में, और इसको 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है, आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 के भी बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना, यानी समान नागरिक संहिता के बारे में किसमें वर्णन है, अनुच्छेद 44 में वर्णन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 45 भी याद रखना है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का वर्णन जो है अनुच्छेद 45 में है। 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, ये अनुच्छेद 45 में वर्णित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक, ठीक है, और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की चर्चा की गई है अनुच्छेद 46 में, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 47 में क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध लगाना, अनुच्छेद 47 में वर्णित है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 47 में वर्णित है। अगला है अनुच्छेद 48A में, ध्यान देना है क्या है अनुच्छेद 48A में, तो अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन्य जीवों का रक्षा करना वर्णित है, और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार लीजिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 48 के एक में पर्यावरण संरक्षण और वन और वन्य जीवों की रक्षा करना वर्णित है, और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है अनुच्छेद 50 के बारे में, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। ठीक है, अनुच्छेद 50 के तहत ही कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी कि अनुच्छेद 50 किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है, तो अनुच्छेद 50 के तहत ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप लोग
बने रहें और सारे सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। और इस चैनल पर आए हैं तो लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स, एक और इसमें ध्यान रखना है अनुच्छेद 51 के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसमें वर्णित है अनुच्छेद 51 में। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसके तहत जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो तीनों शब्दों के बारे में हम पूरी जानकारी आपको आसान भाषा में देते हैं। चलिए पॉइंट वाइज सबको समझाते हैं। देखिए, प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है, संविधान का सार है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का सार है, ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि इसका आधार क्या है, तो इसका आधार जो है उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। किस पर आधारित था, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। प्रस्तावना किस पर आधारित था, उद्देश्य प्रस्ताव पर। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, यह प्रस्तावना नहीं था बल्कि प्रस्तावना से पहले एक घोषणा पत्र था, जिसे पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उद्देशिका जो है, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के पास कब पेश किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। ये आपको याद रखना है। प्रस्तावना का प्रस्ताव पूछा जाएगा किसने रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही रखा गया था। प्रस्तावना के बारे में और कुछ बातें याद रखना है कि इसका अन्य नाम है संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा, संविधान का पहचान पत्र। तो इसको 3 नामों से जाना जाता है, संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा और संविधान का जो है पहचान पत्र के भी नाम से जाना जाता है प्रस्तावना को। ये भी आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है हम भारत के लोग का अर्थ क्या होता है, भारतीयों की शक्ति और भारत की जनता में निहित है, ये बात कहा गया है। हम भारत के लोग का अर्थ क्या होता है, भारतीय संविधान की शक्ति, भारतीय संविधान की शक्ति भारत की जनता में निहित है, ये बात होता है। ठीक है, अगला ये ध्यान देना है कि प्रस्तावना में प्रस्तावना में भारत को घोषित किया जाने वाला राज्य, तो देखिए प्रस्तावना में 5 तरह का राज्य भारत को घोषित किया गया है। एक तो संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है भारत को 5। ठीक है, 5 तरह के राज्य भारत को घोषित किया गया है प्रस्तावना में। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित किया गया है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है और बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार आता है ये सब चीज़ें। ठीक है, प्रस्तावना से क्वेश्चन आता ही रहता है। देखिए, प्रस्तावना में बात करना है कि यहाँ से प्रस्तावना जो आप लोग पढ़ते होंगे उसमें देखिएगा 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। ऐसे भी पूछा जाता है कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समता की बात की गई है। कितने प्रकार की समता की बात की गई है, 2 प्रकार की, एक प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, ये भी ध्यान रखना है। और कितने प्रकार की बंधुता की बात की गई है, तो 2 प्रकार की बंधुता की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। आपको याद रखना है, प्रस्तावना जो है ना उससे यहाँ से प्रश्न इसी तरह पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अब देखिए, संविधान द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया प्रस्तावना को संविधान द्वारा अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ध्यान देना है। इसमें संशोधन केवल एक के बार हुआ है। यह भी पूछा गया था कि कब संशोधन हुआ था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसका संशोधन हुआ था। और इसमें कितना संशोधन हुआ है अब तक, केवल एक बार हुआ है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और चलिए 42वां संविधान संशोधन के बारे में सुन लीजिए। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द जुड़ गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जुड़ गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि बेरूबारीवाद जो हुआ था 1960 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, बस ये याद रखना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूवाद क्या था, कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में हुआ था। और इसमें ध्यान देना है कि प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग माना गया था। ये भी पूछा जाता है कि केशवा भारती बनाम केरल राज्य विवाद जो 1973 का है, उसमें प्रस्तावना को संविधान का क्या माना गया था, तो संविधान का आंतरिक भाग माना गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो देखिए प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। और ध्यान देना है कि लोक लेखा समिति में 31 होते हैं और विभागीय जो समितियां होती है उसमें 22 होते हैं। चलिए एक एक करके इन सभी पॉइंटों के बारे में हम समझाते हैं। देखिए, पिछली क्लास में आपको बताए भी थे कि संसदीय समितियां क्या होती है। संसदीय समितियां, संसद का मुख्य काम क्या होता है,
कि कानून बनाना होता है और सरकार के काम पर नज़र रखना होता है, लेकिन संसद के पास इतना समय नहीं होता है कि वो हर बिल की और रिपोर्ट की और सरकारी खर्च की गहन जांच कर सके। तो इसलिए संसद अपने सदस्यों में से छोटा टीम बनाता है, इन्हीं को समितियाँ कहा जाता है, आपको याद रखना है। और समितियाँ दो प्रकार की होती है, अस्थायी और अस्थायी होती है। अस्थायी समितियाँ क्या होती है, यह समितियाँ अस्थायी होती है, यानी लगातार काम करती रहती है और हर साल नियमित अंतराल पर पुनर्गठित किया जाता है इसको, ठीक है। और अस्थायी समितियों के अंतर्गत वित्तीय समिति आती है और वित्तीय समितियों के अंतर्गत जो है प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति आता है। चलिए दोनों समितियों के बारे में अच्छे से बताते हैं। अब देखिए, विभागीय समिति के बारे में बात की जाए तो विभागीय समितियाँ जो होती है, विभागीय समिति के अंतर्गत 24 समितियाँ आती है जो सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अंदर मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखती है। ध्यान देना है कि विभागीय समितियों के विभागीय स्थायी समिति के जो सदस्य होते हैं वो 31 होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं, आपको याद रखना है। और तीदर समिति क्या होता है, यह एक अस्थायी समिति होती है, यानी इसकी किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जैसे कोई घोटाला वोटाला होता है इसका, तो उसके जांच के लिए जो समिति बनाई जाती है वो कहलाती है अस्थायी समिति, ठीक है। या किसी बिल की जांच के लिए बनाई गई समिति या किसी बड़े घोटाले या मामले की जांच के लिए बनाई गई समिति जो होती है वो अस्थायी समिति होती है, आपको याद रखना है। चलिए हम लोग प्राक्कलन समिति देख रहे थे, प्राक्कलन समिति से बनने वाले सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके देख लें जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, प्राक्कलन समिति का प्रकार कैसा होता है, अस्थायी होता है, अन्य नाम इसका क्या है, सतत मित व्ययिता समिति, ठीक है। और मुख्य काम क्या होता है, सरकारी खर्चों में बचत लाने के लिए सुझाव देता है, ठीक है, कि सरकारी खर्च में किस तरह बचत आ सकता है उसका सुझाव देता है। और इसके सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, इसकी कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है और सदस्यों का चुनाव जो होता है केवल लोकसभा में होता है, ध्यान देना है, राज्यसभा में नहीं होता है इसके सदस्यों का चुनाव, केवल लोकसभा में होता है। और सदस्यों का कार्यकाल भी पूछा जाता है तो 1 वर्ष का होता है, ध्यान देना है। मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है, ये आपको ये भी याद रखना है। प्राक्कलन समिति से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या याद कर लें, ये सारे इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। अगला ध्यान देना है कि समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होता है, तो बताते हैं, समझिएगा ठीक से। तो देखिए, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है याद रखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं समिति के सदस्य की नियुक्ति। अगला, अध्यक्ष का दल कौन बनता है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का दल अध्यक्ष मतलब कि दल का अध्यक्ष कौन बनता है, तो सत्ताधारी दल से बनता है, ठीक है। समिति की स्थापना कब किया गया था, प्राक्कलन समिति की स्थापना तो 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इसकी सिफारिश पे, जॉन मथाई की सिफारिश पर ये इसका गठन किया गया था। क्या यह समिति सरकार के फैसलों पर सवाल उठा सकती है, तो नहीं, केवल खर्चों पर सुधार का सलाह दे सकती है, ध्यान देना है, सवाल नहीं उठा सकती है। अब देखिए, लोक लेखा समिति, जब प्राक्कलन समिति आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो लोक लेखा समिति को भी देख लीजिए, ठीक है। लोक लेखा समिति के बारे में समझिए, ये भी अस्थायी होती है, लेकिन इसका मुख्य कार्य होता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट आता है उसका जांच करना और व्यय की जांच करती है, सरकारी विनियोग की जांच करती है, ठीक है। और इसके सदस्यों की संख्या 22 होता है। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22 होता है, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्राक्कलन में केवल लोकसभा के होते हैं, लेकिन इसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं, ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान देना है। इसमें भी मंत्री सदस्य नहीं इसका बन सकता है, ये आपको याद रखना है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और ध्यान देना है कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बनता है वो विपक्ष दल से बनता है। कौन बनता है, विपक्ष दल से बनता है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया था। और यह रिपोर्ट अपना किसको सौंपता है, तो लोकसभा को सौंपता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद कितने के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो आपको पता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं और महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 75 के तहत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति की खुद नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अनुच्छेद 324 के तहत जो है निर्वाचन आयुक्त के का नियुक्ति होता है। अनुच्छेद 324 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आपको याद रखना है। चलिए, महान्यायवादी से बनने वाले सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक कर देख लेते हैं, जिससे बनने वाले इनसे प्रश्न आसानी से बन जाए। देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता के भी बारे में ध्यान रखिए, महान्यायवादी की जैसे ही राज्य में भी एक होता है महाधिवक्ता का पद, ये भी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ये भी पूछा गया है कि राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो महाधिवक्ता होता है, आपको याद रखना है। महान्यायवादी की तो नियुक्ति आपको पता चल गया कि अनुच्छेद 76 के तहत होता है, लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति आपको याद रखना है अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। भारत के प्रथम महान्यायवादी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसी तलवार थे। और भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट मनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आपको ये भी याद रखना है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद
124 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 217 के तहत जो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या जज हैं उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 217 के तहत। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जितने भी पॉइंट्स यहाँ बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर जाइए। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है मतलब अनिश्चित होता है, ध्यान रखना है। उसी तरह लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हम आपको बताते हैं। आपको पता होगा कि जो है संसद जो होता है, संसद का 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और राज्यसभा को सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। चलिए इनसे बनने वाले सारे पॉइंट्स एक जगह हम आपको दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है संसद होगा, ठीक है, सांसद लिखा गया संसद। संसद की जननी इंग्लैंड को माना जाता है और संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद का वर्णन 79 में किया गया है और राज्यसभा का वर्णन 80 में किया गया है और लोकसभा का वर्णन 81 में किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। जिनके अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, अंग पूछा जाएगा तो 3 होते हैं, सदन होते हैं 2, ठीक है। एक राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति के बारे में आपको पता होगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये प्रश्न आते हैं तो आप लोग इनको याद रखिए, ठीक है। कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक करके बातें करते हैं। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसे निचला सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, युवाओं का सदन कहते हैं, मूर्खों का सदन कहते हैं और अस्थायी सदन कहते हैं। इनका कार्यकाल 5 सालों का होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 सालों का होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला ध्यान से सुनना है कि राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। इनको उच्च सदन कहते हैं, विद्वानों का सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं और बूढ़ों का सदन कहते हैं, आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट्स भी, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है, लोकसभा के कार्यकाल याद रखना है कि लोकसभा के सदन का कार्यकाल 5 साल का होता है तथा सदस्यों का भी कार्यकाल 5 साल का होता है, ये आपको याद रखना है। सदन का भी और सदस्यों का भी कार्यकाल 5 साल का होता है। वहीं राज्यसभा के बारे में आपको बता देते हैं, ध्यान से समझना है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल जो होता है, राज्यसभा के सदन का कार्यकाल अनिश्चित होता है, ठीक है, तथा उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको स्टार मार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है बिहार पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। संसद से ये सारे प्रश्न आते ही हैं। अगला है न्यूनतम आयु के बारे में बात की जाए तो न्यूनतम आयु लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होता है, ये आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे सुनिए सदस्यों की संख्या। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकता है और वर्तमान में 543 है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकता है, वर्तमान में 245 है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इनका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इनको याद कर जाएं। 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो अब ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है। तो भारत में सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा है, ये याद रखना है। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा है, आपको याद रखना है, ठीक है। और बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है, तो 8 बार लगा है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए हम लोग राष्ट्रपति शासन के बारे में देखते हैं। उससे पहले समझ जाइए कि संविधान का भाग जो 18 है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो है 360 तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, ठीक है। और आपातकाल 3 प्रकार का होता है, एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य में आपातकाल और एक होता है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में 3 बार लग चुका है। राज्य में आपातकाल अब तक 130 से अधिक बार लग चुका है राज्यों में और वित्तीय आपातकाल अभी तक 1 बार नहीं लगा है। चलिए हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझिए लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि आपातकाल का वर्णन संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में किया गया है। आपातकाल 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। याद रखना है राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है और राष्ट्रपति शासन राज्यों में 130 से अधिक बार लग चुका है। वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगता है, अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। ध्यान देना है राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, एक लग चुका है 1962 में, 1962 में, 1971 में और 1975 में लग चुका है, आपको याद रखना है। और जो 75 में जो लगा था वो 21 महीनों के लिए लगा था। 25 जून 1975 को लगा था और 21 मार्च 1977 तक ये लगा था, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार के समय लगा था, ये आपको याद रखना है, 21 महीनों के लिए लगा था, ठीक है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, आपको याद रखना है।
राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है कि ये किसके सिफारिश पर लगता है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 8 बार। और मणिपुर में सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन लगा है, 11 बार। ठीक है, आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कुछ ऐसे ये राज्य हैं जहाँ अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न है कि संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी। देखिए संविधान सभा में जो महिलाओं की कुल संख्या थी वो 15 था, और संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 था। आज़ादी के बाद 299 बच गया था। ठीक है, चलिए संविधान सभा के बारे में पूरी जानकारी आपको पॉइंट वाइज करके हम बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए। देखिए संविधान सभा का गठन के बारे में याद रखिएगा कि संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे, और इनका चुनाव लगभग 10 लाख आबादी पर हुआ था। 10 लाख पर एक सीट, 10 लाख पर एक सीट करके। ठीक है, विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 हो गया। ध्यान देना है कि अंतरिम सरकार क्या था, तो जब तक संविधान बन रहा था तो उस समय भारत के राजनीतिक दलों को मिलाकर एक जो है अस्थायी सरकार बनाई गई थी, जिसे अंतरिम सरकार कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सुनिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरा बैठक इसका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको याद रखना है। और संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन लगा। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ये भी याद रखना है। और संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, 15 थी। कितना थी, 15 था, जो अभी हम लोग क्वेश्चन किए, कितना था, महिलाओं की संख्या 15 था। और संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे, तो 11 सत्र आयोजित हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, इन प्रश्नों को आप लोग देखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए हम एक एक करके सभी चीज़ों को अच्छे से समझा देते हैं, जिससे आपको दोबारा वायसराय गवर्नर जनरल में डाउट ना हो। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर का पद था उसे गवर्नर जनरल कर दिया गया, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल पद को भारत का गवर्नर जनरल पद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बैटिंग। ठीक है, उसी तरह पूछा जाए भारत के प्रथम वायसराय, जो अभी प्रश्न पूछा है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, ये आपको याद रखना है। और भारत के जो गवर्नर जनरल थे 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था उसको वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद याद रखना है कि 1947 का स्वतंत्र भारत अधिनियम जो था उसके तहत जो वायसराय का पद था उसको गवर्नर जनरल कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बैटिंग थे। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे, ये आपको याद रखना है। इसकी और ये कब कब पद को परिवर्तित किया गया है ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से और भी प्रश्न बनते हैं, हम समझाएंगे। देखिए यहाँ से पूछा जाएगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर तो बताना है वारेन हेस्टिंग, क्योंकि इन्हीं के समय ये पद चेंज हुआ था। उसी तरह पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो बताना है लॉर्ड विलियम बैटिंग, क्योंकि इन्हीं के समय ये पद चेंज किया गया था। उसी तरह बताया जाएगा कि भारत का, और उसी तरह पूछा जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो बताना है लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इनके समय ये 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया और इन्हीं के पद परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये भी याद रखना है। और पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन बताना है, क्योंकि इन्हीं के समय 1947 का स्वतंत्र भारत अधिनियम आया था, जिसके तहत जो है वायसराय का पद गवर्नर जनरल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद कितने के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 69 के तहत भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 75 के तहत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 124 के तहत जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद हो चुका होगा। फ्रेंड्स आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने में बहुत अधिक मेहनत लग रहा है, बहुत मतलब कि टाइम लग रहा है। आप लोग इसको समझें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब